हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वापस मेरे चैनल कुशल दीक्षा पे। तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था नैनो टेक्नोलॉजी और उसके यूजेस के बारे में। अब हम पढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर एनर्जी एंड इट्स यूज़। न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है इंडिया का, ठीक है। और साइंस टेक्नोलॉजी में, साइंस एनर्जी सेक्टर में साइंस टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, ठीक है। तो ये हम पढ़ते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्या आया है इससे रिलेटेड, ठीक है। इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन देखेंगे आप, तो देखिए सबसे पहले 68 मेंस में आया है। एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ नेसेसरी फॉर इंडिया टू एक्सपैंड इट्स न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम टू मीट द ग्रोइंग एनर्जी नीड्स, ऑल्सो राइट द प्रिकॉशंस नीडेड इन न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है। ये एक 7 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद एक 64 बीपीएससी में आया था, साइंस टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है, एनर्जी जो डिमांड है, ठीक है, उसको ओवरकम करने में हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये 36 मार्क्स का क्वेश्चन था उसमें। चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका, ये 68 में, इसमें ये कहाँ से आया। सेम सिमिलर क्वेश्चन आपको यूपीएससी ने पूछा था 2018 में इसमें। विथ ग्रोइंग एनर्जी नीड्स शुड इंडिया कीप ऑन एक्सटेंडिंग इट्स न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। उसके बाद डिस्कस द फैक्ट्स एंड फियर्स एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। ये इन्होंने पूछा था 15 मार्क्स की, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन 2017 में एक क्वेश्चन आया था, गिव एन अकाउंट ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोग्राम इन इंडिया, ठीक है। मैं बताऊंगा आगे, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा मैं बताऊंगा आपको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर क्या है, थोरियम बेस्ड रिएक्टर क्या है, इंडिया का 3 जो स्टेज है न्यूक्लियर प्रोग्राम का, वो कैसे 3 स्टेज डेवलप हुआ है, ठीक है। ये सब बताऊंगा। उससे पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन से। क्या है न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा क्या है। न्यूक्लियर एनर्जी तो एनर्जी इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विच इज रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न। दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, पढ़ा भी होगा आपने। हिंदी में इनको नाभिकीय संलयन और बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूज़न और फिजन। हिंदी टर्मिनोलॉजी मेरी थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी आप हिंदी कर एक बार देख लेना गूगल पे। तो इसमें क्या है, फिज़न और फ्यूज़न, दो चीज़, दोनों आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे रिएक्शन के द्वारा, ठीक है। फिज़न रिएक्शन क्या है, फ्यूज़न रिएक्शन क्या है, ठीक है। होता क्या है इसमें, देखिए इसमें क्या है, जो मास है, ठीक है, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ मास लॉस्ट होता है, ठीक है। लॉस्ट होता है तो कहाँ जाता है, कन्वर्ट करता है वो एनर्जी में। आपको पता होगा आइंस्टीन का जो क्वेश्चन है बहुत फेमस, एनर्जी का, मास इनटू सी स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, फ्यूज़न रिएक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं फ्यूज़न। फ्यूज़न में क्या होगा कि एक जो यूरेनियम 235 है यहाँ पे, ठीक है, यूरेनियम 235, इसमें क्या है, एक न्यूट्रॉन से, ठीक है, इससे रिएक्शन करेगा, बेरियम बनाता है, क्रिप्टन बनाता है और 3 न्यूट्रॉन रिलीज करता है, ठीक है। फ्यूज़न रिएक्शन में क्या है, फ्यूज़न रिएक्शन में चार एटम हाइड्रोजन के, ठीक है, ये बनाएगा हीलियम, ठीक है, ये बनाएगा हीलियम, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन आपके रिलीज़ होंगे यहाँ पर, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन, ठीक है, याद रखिएगा। तो एक में फ्यूज़न होता है, फ्यूज़न मतलब संलयन, मिल जाना, फिज़न मतलब टूट जाना, ठीक है। तो सिंपल सा ये बेसिक फंडा आप याद रखिएगा, ठीक है। ये रिएक्शन आपको बस याद रखना। अब इसमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई रिसर्च नहीं करना है फ्यूज़न रिएक्शन और फ्यूज़न रिएक्शन पे, आपको जानना है कि होता क्या है, चलता क्या है। आगे बताऊंगा मैं फ्यूज़न रिएक्शन में क्या होगा। फ्यूज़न रिएक्शन के लिए जो डेवलप किया जा रहा है फ्यूज़न के लिए, आईटी या इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, यहाँ पे सस्टेन्ड हो जाएगा हमेशा के लिए, आपको बाहर से कोई हीट देने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्यूज़न एक बार चलेगा तो लगातार चलता रहेगा, ठीक है। ये बताऊँगा मैं आपको आगे। फ्यूज़न रिएक्शन आपको देखा होगा सन में होता है, फ्यूज़न रिएक्शन सूरज में जो ऊर्जा पैदा होती है, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले कि आप न्यूक्लियर एनर्जी की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी की ज़रूरत से पहले आते हैं हम कि इंडिया में जनरेशन क्या है, अभी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या है हमारी, ठीक है। ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का रिपोर्ट है, ये आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे मिनिस्ट्री ऑफ पावर का, वहाँ से मैंने निकाला है इसको,
ठीक है। तो उसमें सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है उसमें क्या है, सबसे पहले यहाँ से देखिए, ये जो पार्ट है, जो जनरेशन का पार्ट है, इससे एक आपको मैं बता रहा हूँ प्री का क्वेश्चन कैसे बन सकता है। आपसे पूछा जाए कि जो जनरेशन कैपेसिटी है इंस्टॉल्ड, उसमें सबसे ज़्यादा शेयर किसका है? इट्स सेंट्रल सेक्टर का है, इट्स आइदर सेंट्रल सेक्टर और स्टेट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो इसका सही जवाब है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर आपको 51% अराउंड जनरेट करती है। जितना भी जनरेशन होता है, एनर्जी जनरेशन होता है, उसका जो है 51% प्राइवेट सेक्टर जनरेट करती है। ठीक है। उसके बाद कौन है? प्राइवेट सेक्टर के बाद स्टेट है, उसके बाद सेंटर। ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये आपसे प्री में पूछा जा सकता है कभी भी। अब आते हैं हम फ्यूल वाइज में आते हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, एक बार देख लेना है इसको। ठीक है। कोल सबसे ज़्यादा करता है, नो डाउट। ठीक है। अब फॉसिल से जो होती है वो 56% है, और नॉन फॉसिल है वो 43%। अब इसमें हमको जानना है, न्यूक्लियर चूँकि पढ़ रहा हूँ, तो न्यूक्लियर एनर्जी अराउंड 1.8%, मतलब 2% के आसपास है। ठीक है। तो टोटल हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है अभी? 4,25,536। ओके, मेगावाट में है, याद रखिएगा, ये मेगावाट में। चलिए, ये तो आपका हो गया कि इंस्टॉल कैपेसिटी क्या है, ये 31 अक्टूबर की का डेटा है। ठीक है। तो अब इसमें आपको याद रखना है 2-3 चीज़। सबसे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर जनरेट करती है, प्राइवेट सेक्टर के बाद स्टेट है, स्टेट के बाद सेंटर है। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि कोल सबसे ज़्यादा, फ्यूल में अगर देखा जाए तो कोल सबसे ज़्यादा है, कोल का जनरेशन कैपेसिटी। उसके बाद अगर आपको पूछा जाएगा कि नॉन फॉसिल में, तो नॉन फॉसिल में आपको याद रखना है न्यूक्लियर का 1.8% है, अराउंड 2%। तो क्वेश्चन पे आते हैं, वाई नीड ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपेक्ट, क्यों ज़रूरत है न्यूक्लियर एनर्जी, क्या ज़रूरत है कि हमको न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए? तो सबसे पहला कि इंडिया में जो है एनर्जी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है आप लोगों को पता है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, गांव-गांव तक बिजली पहुंच रही है। आपको पता होगा सौभाग्य में विद्युतीकरण हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया सबका। ठीक है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, एनर्जी डिमांड करेंगे लोग, एनर्जी डिमांड करेंगे। ठंड के गर्मी के टाइम में एसी चलती है, और भी बाकी सारी चीज़ें कॉमर्शियल यूजेस होती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जाता है। आपका एनर्जी जो है वो आपकी डिमांड बढ़ती ही जाएगी। तो पर कैपिटा कंजम्पशन एनर्जी का जो है वो इंडिया में बढ़ते ही जाएगा, और आने वाले टाइम में ये ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा, अगले 20 साल में आप बोलोगे तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला। ठीक है। इसके बाद क्या है, ये तो एक चीज़ हो गया कि एनर्जी डिमांड चूँकि बढ़ रहा है, तो हमारे पास उसको पूरा करने के लिए सोर्सेज होने चाहिए। फॉसिल फ्यूल क्या है? फॉसिल फ्यूल आप जो भी ये कोल, लिग्नाइट, ये जो भी देख रहे हैं फॉसिल फ्यूल, इस पर डिपेंडेंस हमको हमारा घटाना है। क्यों घटाना है? क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती है, इंपोर्ट करती है तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है। करंट अकाउंट डेफिसिट, जब आप इकोनॉमी का कंसेप्ट पढ़ोगे तो आप देखोगे एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, जो इम्पोर्ट बढ़ेगा तो आपका जो डेफिसिट है डेफिसिट में चला जाता है, और जब आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा हो सरप्लस होता है। ठीक है। तो मतलब सिंपल सी बात है, इंपोर्ट करोगे तो नुकसान होगा, एक्सचेकर को लॉस होगा। ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी इसलिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि इसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम है। मतलब कार्बन फुटप्रिंट का मतलब है इमिशन। ठीक है। ऐसा नहीं है न्यूक्लियर एनर्जी में बिल्कुल ही ज़ीरो है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन वहाँ पे भी होता है। ठीक है। लेकिन बहुत कम होता है। ठीक है। लेकिन तो उस हिसाब से देखा जाए तो कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम है। और इंडिया का टारगेट आपको पता होगा, इंडिया का जो टारगेट है नेट ज़ीरो एमिशन का, 2070 का टारगेट, कि हमें 2070 तक, अभी आपने पढ़ा होगा रिसेंटली करंट अफेयर्स में, इंडिया का टारगेट जो है एमिशन घटाने का, 2070 तक ज़ीरो कर लेना। अब आते हैं नेक्स्ट, आपको कॉस्ट जो है न्यूक्लियर फ्यूल का वो काफ़ी कम होता है, बाकी जो आप फॉसिल फ्यूल को यूज़ करते हो उससे काफ़ी कम है न्यूक्लियर फ्यूल का। लेकिन इसके साथ एक चीज़ है, देखिए यहाँ पे तो आप कॉस्ट बताए, लेकिन होता क्या है, जो सिचुएशन ऐसी है कि कभी कभी ना डिले हो जाता है प्रोजेक्ट्स में। मैं आपको बताऊंगा अभी, आपका जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वाला जो है प्रोजेक्ट, वो काफ़ी डिले चल रहा है, तो उसके कारण क्या होता है, कॉस्ट कभी कभी बढ़ जाती है। आपको पता है कोई भी चीज़, इवन आप कोई ब्रिज देखोगे या कुछ में, अगर डिले हो रहा है, कहीं पे लैंड एक्विजिशन का इशू है या फिर कहीं पे कुछ होता है, तो आपको कैसे कॉस्ट वहाँ पे बढ़ते जाता है, क्योंकि आप लॉस हो रहा है। आप किसी चीज़ को स्टार्ट करके जो प्रॉफिटेबल करोगे उस चीज़ को, वो नहीं हो पा रही। ठीक है। तो यहाँ पे आपको
एक चीज़ है कि ये, लेकिन ऐसे आप देखोगे तो किसी भी जो अदर फॉसिल फ्यूल है जिसको आप, जिससे एनर्जी आप जनरेट करते हो, उससे न्यूक्लियर फ्यूल जनरेट करने का, जो न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन का है उसका कॉस्ट कम है। न्यूक्लियर फ्यूल डेंसिटी देखिए, न्यूक्लियर फ्यूल डेंसिटी क्या होता है कि हम बाकी जो सोर्सेज हैं हमारे, ठीक है, उसकी तुलना में हम कितना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आपको वही न्यूक्लियर फ्यूल जो है, ठीक है, वो आपको 100 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करके देगा आपको कोल वाले से। ठीक है, अब क्या है इसमें एक और चीज़ है, लैंड रिक्वायर्ड। जो आप सेटअप करते हो सोलर पावर, विंड पावर एनर्जी, विंड टर्बाइन जो सेटअप करते हो, उससे काफ़ी कम में आपको, काफ़ी कम लैंड की ज़रूरत पड़ती है आपको न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर रिएक्टर उसको इस्टेब्लिश करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी के साथ जो फ़ायदा है। ठीक है, इसके साथ लिमिटेशन भी है, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं आती है, उसके साथ कुछ ना कुछ इशू भी होता है हमेशा। सेफ्टी कंसर्न है, सेफ्टी कंसर्न में सबसे पहले आपको पता होगा जापान में जो अर्थक्वेक आया था, उसमें फुकुशिमा जो पावर प्लांट था उसमें कितनी तबाही की थी। आपको आज भी है इसका न्यूज़ है, आज इसका न्यूज़ मैं बता रहा हूँ आज आपको। करंट अफेयर्स में आपने अभी पढ़ा होगा, पैसिफिक ओशन में ये लोग अपना जो वेस्ट जो वाटर है ये आज बहा रहे हैं पैसिफिक ओशन में अपना। ठीक है, वहाँ जा रहा है ये। ठीक है, अभी इस पर कंसर्न भी रेज हुआ है, हालांकि IAEA ने इसको क्लियर कर दिया है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने इसको थम्स अप दे दिया है, क्लियर कर दिया है, ये जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं जो कि एसोसिएटेड रिस्क हैं। ठीक है, फुकुशिमा में हुआ, अभी आपको देखे होंगे आप यूक्रेन वाला, जो यूक्रेन में जो मिलिट्री अटैक हुआ था, उसमें जो जयपुरिया जो न्यूक्लियर प्लांट था वहाँ पे भी, पावर प्लांट, वो भी शट डाउन हो गया, पता, वहाँ पे अटैक हुआ था। तो ये सब सारी सेफ्टी कंसर्न्स है। हालांकि फुकुशिमा जैसा अर्थक्वेक वाला रीज़न अपना नहीं है, सुनामी वाला रीज़न, सॉरी, सुनामी आई थी वहाँ पे। ठीक है, सुनामी वाला रीज़न वहाँ पे नहीं है अपना। ठीक है, तो इसलिए अपना वो कंसर्न नहीं है, लेकिन फिर भी एक कंसर्न हमेशा ये रहता है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है बहुत इंडिया की। आपको ये देखना होगा, अगर कुछ भी रेडियो एक्टिव वेस्ट जब जनरेट करोगे, रेडियो एक्टिव वेस्ट अगर रिलीज़ होता है तो ख़तरा है। ठीक है, हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल, न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल, न्यूक्लियर वेस्ट जो होता है, जो आपका न्यूक्लियर एनर्जी के टाइम में जो आप न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है, उसका डिस्पोजल पे अभी भी क्या है, कोई उतनी क्रेडिबल आपकी जो है, जो विश्वसनीय वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी नहीं है इंडिया में। ठीक है, उसके बाद क्या है, आप देखिए न्यूक्लियर एनर्जी के साथ एक चीज़ हमेशा होता है कि आप न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर सकते हो। देखिए इसमें मैं एक कंसेप्ट है इनरिचमेंट का, मैं बता रहा हूँ आपको। इनरिचमेंट का कंसेप्ट है, यूरेनियम जो होता है जो आप माइन करते हो, ठीक है, यूरेनियम आपको जनरली दो चीज़ों, ये बता रहा हूँ मैं आपको, ये आगे मैंने बताया भी होगा आपको शायद इसमें। देखिए यहाँ पे देखिए, ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बताया भी आपको, यूरेनियम जो है तो जनरली दो आइसोटोप, यूरेनियम 235, 238 आइसोटोप आपको पता होगा। ठीक है, जिसका सेम एटॉमिक नंबर होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार क्या होता है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ये चीज़ आपको बेसिक पता होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, ठीक है, ये दो इसके आइसोटोप है। अब नेचुरली जो यूरेनियम जो माइन करते हैं हम, ठीक है, उसमें 0.7% ही होता है यूरेनियम 235, जो कि फिसाइल होता है। फिसाइल है तो इसका यूज़ होता है। ठीक है, अब 99.3% है U38, ठीक है, ये नॉन फिसाइल, लेकिन इसको इनरिच किया जाता है। अब क्या है मैं बता रहा हूँ, जो इनरिचमेंट होता है कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो इनरिचमेंट है वो अराउंड 5% तक चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको 90% तक ले जाते हो, उस केस में मतलब आप इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो, आप इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन के लिए कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपको न्यूक्लियर एनर्जी 5% इनरिचमेंट में ही मिल जाएगी, आप उसको 90 तक क्यों ले जाओगे, मतलब नहीं बनता है। तो ये ईरान का केस आपको पता होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। ईरान का जो केस था, ईरान ने यही किया था। उसका जो इनरिचमेंट था वो अराउंड 85-90% के आसपास जा चुका था, और जो जॉइंट
JCPO था, प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है, जो साइन किया था उसने, उसमें क्या था, वो लिमिट थी 3.67%। तो उसने जब उसका उल्लंघन किया, जब उसने उस क्रॉस कर दिया उस थ्रेशोल्ड को, तो यहाँ पे JCPO को कैंसिल हो, मतलब भंग करना पड़ा था, ये रिजेक्ट हो गया था, मतलब इसको रिजेक्ट कर दिया गया था इस प्लान को। उसके बाद ईरान पे सैंक्शंस लगाए गए थे, ठीक है, आपको पता होगा। तो ये सब इतनी डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया रहे, चीज़ों का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि आपको इसके साथ एक इशू ये भी है कि देखिए जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है आप देखोगे, देखिए सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट अराउंड सब आपको कोस्ट लाइन पे मिलेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर की बहुत ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो इसको कोस्ट लाइन के आसपास रखा जाता है, सेटअप किया जाता है। तो वहाँ पे एक इकोलॉजिकल कंसर्न भी है, आ जाता है, ठीक है। मैंने जैसे बताया कि लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड जो कि डिले होती है, और टेक्निकल जहाँ पे टेक्निकल, क्योंकि ये सारी चीज़ें टेक्निकल है, ठीक है, टेक्निकल चीज़ें हैं यहाँ पे। जो आपको क्या बोलते हैं, इसमें आप कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्व है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है तो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है कभी कभी। मैं बताऊंगा इन द केस, अभी बताया भी था मैंने आपको, जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है उसका जो कमीशनिंग होना था वो 2010 के आसपास होना था, लेकिन अभी तक वो डिमॉन्स्ट्रेशन स्टेज में ही है, अभी तक वो फाइनली कंप्लीट नहीं हुआ है, वो 2024 के अराउंड होने वाला है, ठीक है। ये मैंने एक फिगर लाया है, ऑपरेशन न्यूक्लियर प्लांट अभी कितने हैं टोटल। NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड करेंटली जो है 8 न्यूक्लियर रिएक्टर बना रही है, और अभी ऑपरेशनल आपके हैं 22 ऑपरेशनल है आपके, याद रखिएगा। 22 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स आपके 6 स्टेट्स में जो है, 6,780 मेगावाट, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है, ठीक है, ये रेगुलेट करती है न्यूक्लियर और रेडिएशन फैसिलिटीज़ को। अब देखिए, अब मैं बता रहा हूँ जो लास्ट इंडियाज़ 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है। ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना कि इंडिया में न्यूक्लियर स्टेज को कैसे सोचा गया था, ठीक है। को पता होगा फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, उन्होंने उस समय इस चीज़ को सोच लिया था, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया में जो है यूरेनियम रिज़र्व ज़्यादा नहीं है, इंडिया में थोरियम रिज़र्व है, ठीक है। इंडिया में बहुत ज़्यादा थोरियम रिज़र्व है, अराउंड 3rd लार्जेस्ट इंडिया है। तो उन्होंने सोचा था कि जब यूरेनियम है नहीं तो थोरियम का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो अब जो पूरा प्रोग्राम है, ठीक है, पूरा प्रोग्राम उनका था यही, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, उसके बाद यहाँ से फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, और लास्ट में थोरियम बेस्ड रिएक्टर। मतलब थोरियम को कैसे यूज़ करके हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, ठीक है। अब जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा है वो हमें कहीं से भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हमारे घर में ही है, ठीक है। तो हम उसका यूज़ करके क्यों ना करें वो काम, ठीक है। तो देखिए ये आपका 3 स्टेज प्रोग्राम, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, इसको बस समझ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे आपका यूरेनियम है डिप्लेटेड, ठीक है, यहाँ से प्लूटोनियम जनरेट होगा, प्लूटोनियम इसमें जाएगा, प्लूटोनियम फ्यूल फास्ट ब्रीड रिएक्टर, यहाँ पे थोरियम ऐड होगा, ठीक है, थोरियम ऐड होगा, यहाँ से प्लूटोनियम वापस इसमें जाता है, मतलब रिफ्यूल मतलब रिसाइकिल होते जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये फिर यूरेनियम 233, यहाँ पे फिर थोरियम इसके साथ मिलेगा, और यूरेनियम 233 फ्यूल ब्रीडर। और ब्रीडर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ब्रीड करता है, मतलब बढ़ाता है, ठीक है, बढ़ाता है, मतलब अपने आप जो न्यूक्लियर जो साइकिल है, ठीक है, वो क्लोज साइकिल जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्लोज हो जाता है, मतलब वापस उसी फ्यूल का यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। देखिए आप प्लूटोनियम वापस जा रहा है इसमें, फिर थोरियम उसमें मिक्स होगा, फिर ऐसे। तो ये पूरा का पूरा आपका देखिए मिक्स ऑफ प्लूटोनियम एंड नेचुरल यूरेनियम, ठीक है। थोरियम इसमें लाया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है इसको यूरेनियम 238 में, फिर थोरियम और यूरेनियम को मिक्स किया जाता है, और U38 जो रिएक्टर को पावर देता है, ठीक है। तो ये अभी आपका क्या है, सबसे पहले स्टेज 1 में चलते हैं, ठीक है। स्टेज 1 में जब चलेंगे तो हमारा नॉर्मल है भाई प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर जो चल रहा है अपना, 22 रिएक्टर हैं अभी भी हमारे पास जो चल रहे हैं, PSWR 6.6 गीगावाट है उसकी कैपेसिटी, ठीक है। उसके बाद है स्टेज 2 में आपको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, ठीक है, जो कि अभी करेंटली मैंने बताया टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन स्टेज में है, मतलब उसको कंप्लीट होना था लेकिन वो डिले चल रहा है, ठीक है। आपको पता होगा ये तमिलनाडु कलपक्कम आपने सुना भी होगा, 500 मेगावाट का बन रहा है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च बना रही है इसको, और मैन्युफैक्चर
किया है भाविनी ने, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है, इसमें क्या है, कुछ फीचर्स जान लीजिए इसका, ज़्यादा कुछ नहीं है। प्लूटोनियम ऑक्साइड और यूरेनियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। ठीक है, लिक्विड सोडियम का यूज़ करते हैं, वो कूलेंट की तरह काम करता है, मतलब वो ट्रांसफ़र हीट करता है। सिंपल सी बात है, हीट यहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, उसको ट्रांसफ़र करेगा वाटर में, वाटर से स्टीम बनेगा, स्टीम से टरबाइन बनेगा, टरबाइन मूव होगा। ठीक है, टरबाइन बनेगा नहीं, सॉरी, टरबाइन मूव करेगा। ठीक है, स्टीम से, नॉर्मल जो होता है। अब देखिए इसमें एडवांटेज क्या है। एडवांटेज इसका ये है कि ये ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, पहली बात तो 60 टाइम्स ज़्यादा, कम आपका जो रिडक्शन हो जाएगा, रेडियो एक्टिव वेस्ट जो जनरेट होता है उसमें कमी आ जाएगी। ठीक है, मैंने बोला था क्लोज फ्यूज साइकिल है, वही साइकिल बार बार वो जो है वही आपका जो फ्यूल है वापस यूज़ हो जाएगा, तो ये पूरा एक तरह से साइकिल जो है क्लोज हो जाएगा कहीं भी, तो सेफ्टी आपका इंश्योर करेगा, कहीं भी रिलीज नहीं, लीक नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। और इंडिया का जो थर्ड फेज़ प्रोग्राम है डिपेंड करता है फास्ट ब्रीडर अगर सही हो गया मेरा, तो देखिए यहाँ से जो जनरेट होगा वो यूरेनियम 238। ठीक है, वो थोरियम के साथ मिल के हमारा फिर थोरियम बेस्ड रिएक्टर, और थोरियम क्या है, हमारे पास बहुत ज़्यादा है, वास्ट रिजर्व, तो थोरियम हमारा कभी ख़त्म नहीं होगा और हमारा न्यूक्लियर एनर्जी जो है जनरेशन वो चलता रहेगा। ठीक है, थर्ड स्टेज में वही है, ये अभी डेवलपमेंट के स्टेज में ही है। अब थोरियम क्यों ज़रूरी, थोरियम बेस्ड रिएक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, मैं वही बता रहा हूँ। देखिए, पहला इंपॉर्टेंस, वास्ट रिजर्व है हमारे पास, थर्ड लार्जेस्ट है हमारे पास रिजर्व थोरियम के। ठीक है, थोरियम को इनरिच करने की, इनरिचमेंट का मैंने कंसेप्ट बताया आपको, इनरिचमेंट का क्या कंसेप्ट है। इसको इनरिच करने का कम ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि ये जो थोरियम जो माइनिंग होती है वो सिंगल प्योर जो आइसोटोप होता है वो प्रोड्यूस करता है। इसके पास बेटर, ज़्यादा अच्छे फिजिकल और न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बहुत चीज़ है कि इससे ना आप फिजनेबल, मतलब फिसाइल मटेरियल, जो फिसाइल होता है ना, मेनली जो न्यूक्लियर आपको वेपन सब में जो फिसाइल मटेरियल इससे आपको निकाल पाना, रिट्रीव कर पाना, निकाल पाना बहुत मुश्किल है थोरियम से। ठीक है, इसीलिए इसका यूज़ ना न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन में नहीं किया सकता, मतलब न्यूक्लियर वेपन बनाने में इस चीज़ का यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये एक एडवांटेज है। और बहुत कम ये रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट होता है, जो आपका रेडियो एक्टिव वेस्ट है वो बहुत कम जनरेट होता है। ठीक है, ये बता देखिए, फिसाइल मटेरियल, नॉन फिसाइल मटेरियल, ये चीज़ है आपका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्टेज हो गया लास्ट वाला। ठीक है, तो इसीलिए थोरियम बेस्ड रिएक्टर इसलिए इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए, ये बात आप समझ लीजिए। तो ये जब पूरा तीनों स्टेज इंडिया में फंक्शनल हो जाएगा तो हमारी न्यूक्लियर कैपेसिटी, एनर्जी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बस यहाँ पे जानने का है जो मैं बताना चाहता हूँ लास्ट, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, देखिए ये बेसिकली क्या है, जो आपका फ्यूज़न, ठीक है, फ्यूज़न है जो सन में होता है। क्या होता है, सन में फ्यूज़न हो रहा है, सन लगातार एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, लगातार कर रही है। ठीक, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम जो है ना सेल्फ सस्टेनिंग, ठीक है, तो ऐसा मैकेनिज़्म बनाए जो कि लगातार खुद से ही, उसको बिना किसी एक्सटर्नल टेम्परेचर देने के, वो खुद से इतना टेम्परेचर जनरेट कर ले कि वो अंदर फ्यूज़न होता रहे। ठीक है, उसको बाहर से कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं, एक्सटर्नल टेम्परेचर। तो वही है, ये इसमें है क्या, प्लाज्मा जो है, ठीक है, ड्यूटेरियम आपको पता होगा, हाइड्रोजन का ये दोनों आइसोटोप है, 1 2H 1 3H। ठीक है, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, तो इसका फ्यूज़न कंडीशन है। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव यही है हमारा कि एक ऐसा सिस्टम जनरेट करे, एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लें जिसमें फ्यूज़न होता रहे, उसको कोई भी एक्सटर्नल सोर्स से हीटिंग देने की ज़रूरत नहीं। अब जब बाहर से कुछ देना ही नहीं पड़ेगा तो टेम्परेचर मेंटेन है आपका, उसके अंदर हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। आपको पता होगा चाइना ने अपना एक टोकामाक, मेनली इसको देखिए टोकामाक क्यों बोलते हैं, ये एक्चुअली एक ऐसा सिस्टम है, मतलब इसका नाम रखा गया ऐसा कि एक ऐसा मशीन है जो कि एनर्जी जो है फ्यूज़न के थ्रू हमेशा जनरेट करती रहे। ठीक है, तो चाइना ने किया था एक बार एक्सपेरिमेंट, और वो शायद 20 सेकेंड तक उसने वो सस्टेन कर पाया था वो। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये जो डेवलपमेंट हो रही है और ये कंप्लीट होगी तो ये बहुत ही बड़ा जो है एक मतलब माइलस्टोन बन जाएगा।
ठीक है। इसमें इंडिया भी है एक पार्ट, ठीक है। इंडिया के इसमें 7 मेंबर जो है, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल 35 नेशंस काम करने लगे हैं इस पर, ठीक है। इसमें जो मेनली जो 7 नेशंस है, यूएसए, रशिया, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, कोरिया, चाइना, ठीक है। ये 7 देश काम कर रहे हैं, ठीक है। 7 देश काम कर रहे हैं। इसका लोकेशन कहाँ है? साउदर्न फ्रांस। बस इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। बस आप जानिए कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन हो जाएगा जब ये पूरे वर्ल्ड में, जब ये फाइनली फंक्शनल हो जाएगा तो, ठीक है। तो इतना ही है न्यूक्लियर एनर्जी में, ठीक है। इससे ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जा सकता न्यूक्लियर एनर्जी में, सारा कुछ बता दिया है इसमें, ठीक है। आप ये देख लेना जब नोट्स मैं शेयर कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पे अपने, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग, नए टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।